रहा है? ठीक है। चलिए भाई, नया चैप्टर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंटिटीज। राइट। सबसे पहले आज मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। सिंपल। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, कि कितने कितने अलग तरीके से कंपनीज बन सकती हैं। अब सबसे पहले कंपनी बनानी है तो उसके ऊपर कौन सा कानून लगेगा? कंपनी कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। उसके बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, जो कि बात करते हैं अबाउट दी डिटेल्ड प्रोसीजर अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ठीक है। कंपनी बेसिकली आपने देखा होगा, बेसिक फीचर्स देखे होंगे कंपनी के। कंपनी किस बारे में बात करती है कि ये क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। चलिए बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती है। कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या? हाँ, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको वो सारे अधिकार मिले हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास में होते हैं। वो क्या कर सकती है? किसी और के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है। अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम पर पैसा उठा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, राइट, तो ऐसे केस में जब आपने वहां पर मान लेते 5 लाख रुपया लगाया, ठीक है, अचानक से आपने सोचा कि भाई मुझे ये कंपनी के एसेट्स, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए कंपनी से, तो क्या आप उस कंपनी के एसेट्स को बेचकर, उसकी कोई मशीनरी को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं? सवाल समझ में आया मेरा? आपने एक कंपनी में क्या लगाए थे? 5 लाख रुपए लगाए थे। आप वहां के शेयर होल्डर हैं, आप वहां के मेंबर हैं, करेक्ट है। अब आपको आपके 5 लाख रुपए क्या चाहिए? वापस चाहिए। तो जब आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो क्या आप डायरेक्टली ये करोगे कि कंपनी में जो भी असेट 5 लाख तक के हो रहे हैं वो इकट्ठे करोगे, उन्हें बेचोगे और अपना पैसा ले लोगे? आप मालिक हो ना? आप मालिक हो, ओनर हो, शेयर होल्डर हो, करेक्ट है। ओनर्स ही होते हैं ना शेयर होल्डर्स, करेक्ट है। तो ये काम कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल, क्यों? इसलिए क्योंकि कंपनी के नाम पर है वो एसेट्स। आप ओनर तो हैं पर आप शेयर होल्डर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? अपने शेयर्स बेच सकते हैं। आपके पास में जो शेयर होल्डिंग है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। आपके पास 5 लाख के शेयर्स हैं अगर, तो आप सरेंडर करेंगे क्या? अपने शेयर्स, और उसके बाद में आपको उसका पैसा मिलेगा। आप डायरेक्टली कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है। वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? कंपनी के नाम पर है। और कंपनी में आप कुछ हिस्से के क्या है? मालिक हैं। समझ में आया? ठीक है। मालिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कभी भी एंट्री मारी, जैसा मन किया वैसा काम कर लिया। ठीक है, ये उठाया, वो बेच दिया, वो खरीदा, नहीं। आप इस तरीके से ऐसे अधिकार नहीं रखते हैं। वाई? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी उसी की है। जब भी कोई केस करना होगा, अच्छा चलिए, एक रैंडम पर्सन आया, उसे कुछ दिक्कत है, आप कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर केस करने लगा। उसका कहना हुआ कि भाई गलती तो आपकी है। सालमन वर्सेस सालमन आपने देखा होगा, करेक्ट है। तो वहां पर क्या होगा? केस आपके ऊपर किया जाएगा या कंपनी के ऊपर? कंपनी के ऊपर, करेक्ट। ठीक है।
वाई? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सब आपने पहले देखा होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स में काम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। किसी के आने जाने से कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जो कि पार्टनरशिप में पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पड़ता है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? अब ये कंपलसरी नहीं है। पहले ये कंपलसरी हुआ करती थी कि कंपनी को कॉमन सील रखनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यू ऑल नो, करेक्ट है कि कंपनीज में लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, पर्सनल एसेट्स आपके अटैच नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर मैंने यहाँ पर इस कंपनी में 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है, मान लेते हैं वो 3 लाख का ही हुआ है और 2 लाख बकाया है, तो ये कंपनी मुझसे 2 लाख रुपए से ज्यादा और कुछ भी नहीं मांग सकती। अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर से ज्यादा कभी भी कंपनी मुझसे पैसा नहीं मांग सकती। कंपनी की भी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि कंपनी के जितने एसेट्स हैं मैक्सिमम उसकी लाइबिलिटी उतनी ही आएगी, उससे ज्यादा वहां पर लाइबिलिटी ना तो कंपनी के ऊपर आती है और ना ही शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर आती है। और डायरेक्टर्स तो एनीवे क्या है? वहां के एम्प्लॉइज है, करेक्ट। उसके बाद में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड। जब भी कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपने खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब भी किसी के ऊपर केस करती है तो अपने खुद के नाम पर केस करती है। कोई और जब भी केस फाइल करेगा कंपनी के, तो वो कंपनी के नाम पर करेगा, करेक्ट है, ना कि ओनर्स, ना कि शेयर होल्डर्स के नाम पर, करेक्ट है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज आपको बेसिकली क्या बता रहा है कि किस तरीके से कंपनी जो है वो रजिस्टर हो सकती है। सबसे पहले 3 कैटेगरीज आपको बताई हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है उसमें आ जाएगी आपकी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां पर आपको क्या बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी की तरह भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी, द वर्ड स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ। कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट, विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे कि ऐसी कौन कौन से आपने स्टैट्यूटरी कंपनीज देखी हैं जहां पर उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना हो? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, सेबी, समझ में आया? स्टैट्यूटरी कंपनीज का बेसिक, हाँ, ठीक है, ऐसी ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर एक स्पेशल उनके लिए एक्ट बनाया गया है, ठीक है, और उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाया गया वो स्पेशल एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलिए। अब जैसे एक्सिस बैंक है, मुझे बताइए, हाँ, तो एक्सिस बैंक के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कंपनी। एंड उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, जो कि बैंक्स के लिए स्पेशली बनाया गया,
करेक्ट है। तो अगर कोई भी बैंक है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होता है और कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। बट देयर आर सेवरल अदर बैंक्स ऑल्सो जो कि कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। करेक्ट, राइट, समझ में आया। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब वेरी सिंपल, विच आर गवर्न्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट, स्पेशल लॉ, ठीक है, करेक्ट, पक्का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, जैसे आपको एग्जाम्पल बताए, आरबीआई हो गया, आरबीआई एक्ट लगता है, एलआईसी के लिए आपको स्पेशल स्टैच्यू बनाया गया है, सभी हो गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए हैं, ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर हुए हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये वाली लाइन क्यों लिखी होती है, हाँ, क्योंकि ऐसी भी तो बहुत सारी कंपनीज है ना जो 1956 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई थी, करेक्ट है। 1956 के पहले जो भी कंपनी लॉ चलता था उसमें इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो वो भी क्या कहलाएंगी, कंपनी ही कहलाएंगी, ठीक है, ओके। रजिस्टर्ड विद द आरओसी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। तो वेरी सिंपल, हमने दो कैटेगरीज देखी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो कि गवर्न्ड है बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट, जो उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। रजिस्टर्ड कंपनी सेकंड कैटेगरी किस बारे में बात कर रही है, विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, अभी अपन ने देखो जो देखा स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आप जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप उसे एज अ स्टैट्यूटरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर एज अ रजिस्टर्ड कंपनी भी आप उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में आपको बता रहे हैं कि एक तो होती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है आपकी गारंटी कंपनी, एक होती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। दो कैटेगरीज हैं वैसे यहाँ पर, एक क्या है अनलिमिटेड और एक है लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड में आपको दो और कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, अनलिमिटेड कंपनी के। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि यहाँ पर कंपनी की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। वो जो एडवांटेज है ना लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, वो इन कंपनीज में आपको नहीं मिलता है। अब ये कंपनीज विद और विदाउट शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो आपको ऐसी कंपनीज बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, अनलिमिटेड कंपनीज आपको एज सच देखने के लिए नहीं मिलेंगी, करेक्ट है। तो अगर कोई बनाता भी है अनलिमिटेड कंपनी, तो आखिर वो क्यों जाएगा जब यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। एक तो क्या कि लोगों को भरोसा मिलेगा कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कल को हमारा नुकसान नहीं होगा। ओनर के लिए एक ड्रॉबैक है, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए तो प्लस पॉइंट है कि भैया इनकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, प्लस बाकी सारे एडवांटेजेस अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी उसको कंपनी के यहाँ पर मिलेंगे ही सही, करेक्ट है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर ओनर की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ये कंपनीज विद और विदाउट शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्रैक्टिकली आपको ये कंपनीज बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, करेक्ट। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है,
यहाँ पर जो भी बेसिकली लोग इकट्ठे होते हैं वो ये प्रॉमिस करते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हम इतना कंट्रीब्यूशन देंगे। मतलब हम ये गारंटी देते हैं। हम शुरुआत में जैसे अपन मिलकर एक गारंटी कंपनी बनाए, ठीक है, इसमें अपन ने ये वादा किया कि अगर कंपनी कभी भी वाइंड अप होती है, कंपनी कभी भी वाइंड अप होती है तो मैं 5 लाख रुपए दूंगी, आप 5 लाख रुपए दोगे, आप 5 लाख रुपए दोगे, या फिर परसेंटेज कि टोटल जितना भी हमारा ऑब्लिगेशन होगा उसका हम इतने इतने लोग हैं तो हम इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एज परसेंटेज। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि शुरुआत में गारंटी दी जाती है, प्रॉमिस दिया जाता है कि अगर कंपनी कभी भी वाइंड अप होगी, खत्म होगी, तब हम आपको ये कंट्रीब्यूशन देंगे। और हो सकता है ये वाइंड अप सालों साल तक हो ही ना। करेक्ट है। गारंटी कंपनी ज्यादातर आप देखेंगे तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये आप प्रैक्टिकली नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये बिजनेस करना ज्यादातर नहीं होता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। तो यहाँ पर गारंटी कंपनी की जब हम बात करेंगे तो ये कंपनी की जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड होती है उस अमाउंट के लिए जो इन्होंने शुरुआत में प्रॉमिस किया है या फिर जिसकी गारंटी दी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इन डॉक्यूमेंट्स में ये गारंटीड अमाउंट, ये गारंटीड प्रॉमिस जो है वो मेंशन होता है। ठीक है, अब मेंशन जब भी हम ये क्लॉज यहाँ पर लिखते हैं तो लिखा रहता है कि जब भी कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तब हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ गारंटी कंपनी आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ गारंटर्स ऑफ द कंपनीज डेट्स टू द अग्रीड अमाउंट, कि भैया लास्ट में जो भी पैसा बाहर हमको देने का रहेगा उसमें हमारा इतना इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, एंड में हम इतना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, okay. क्या जब पैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि रिटर्न, मैं आपसे कह रही हूँ ना, रिटर्न के लिए ये लोग काम कर ही नहीं रहे। ऑब्जेक्टिव इनका प्रॉफिट नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव इनका अलग है, इसीलिए ये लोग, वरना ये क्या करेंगे, वरना ये गारंटी कंपनी क्यों बनाएंगे। करेक्ट है, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव अलग रहता है। वो तो ऐसा है कि जब एंड में अगर कंपनी कभी वाइंड अप होने पर आ जाती है और बाहर हमें पैसा देने का रहता है, तब ये कहते हैं कि वाइंडिंग अप के वक्त पे जो भी डेट ऑब्लिगेशन होगा वो हम अपनी तरफ से फुलफिल इतना इतना करेंगे। हम शुरुआत में ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना इतना डेट ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे। ठीक है, चलिए। The members are liable to the company and to any other person up to the extent of guarantee given by them. इससे ज्यादा आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में आपको क्या बता रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये है प्रैक्टिकली कंपनीज जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है ऐसी कंपनीज जिनकी लाइबिलिटी, जिसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट। अगर आपका शेयर्स के प्रति कोई भी अमाउंट ड्यू बचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए का शेयर था, मैंने अभी 5 रुपए ही दिए हैं, तो अभी मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है कितनी, 5 रुपए तक, कि अब आप मुझसे बचे हुए 5 रुपए से ज्यादा कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरी लाइबिलिटी कैसी हो गई, लिमिटेड हो गई। करेक्ट है, क्या बोला है यहाँ पर, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि मेरी लाइबिलिटी सीमित है, मेरी जो लाइबिलिटी है वो सीमित है, कितने अमाउंट तक, अनपेड ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स तक, उससे ऊपर आप मुझसे कभी 1 रुपया भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पक्का। चलिए, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज आपको बताया गया है जिन्हें डिटेल में आगे चैप्टर्स में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्हें कट ऑफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी। ये आप मुझे बताएंगे, लिस्टेड कंपनी हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, लिस्टेड कंपनी के ऊपर, जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, लिस्टेड होती है। ओके,
स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कौन सी कंपनी हो सकती है? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कौन सी कंपनी हो सकती है? हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी। हम्म, हाँ, ऐसा कंफ्यूज्ड फेस वैसे नहीं आना, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, नहीं, अब वो अभी नेक्स्ट हम बस पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है? नहीं, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? लिस्टेड कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो ये अभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ दूं तो यहाँ लिखा है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। तो चेंज आया था जिसमें कहा गया था एलओडीआर में कि भाई जो डिबेंचर्स हैं कंपनीज के, प्राइवेट कंपनीज के, वो क्या हो सकते हैं? लिस्ट हो सकते हैं आप। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज लिखा है, शेयर्स नहीं लिखा है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग नहीं हो सकती। जब भी आप लिस्टेड शेयर्स देखेंगे तो किसके देखेंगे? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के। एक्चुअली लिस्टिंग के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना? आपको वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करने के बाद में ही आपकी कंपनी के शेयर्स, ऐसे कोई भी रैंडम कंपनी जाकर लिस्टिंग नहीं करवा सकती है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉफिट का, नेटवर्थ का, मेनी मेनी थिंग्स, मेनी कंडीशंस आर देयर, जिन्हें फुलफिल करने के बाद में ही आपकी कंपनी के शेयर्स क्या हो सकते हैं? लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ कंपनीज दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उठाते हैं प्राइवेट कंपनी। चलिए, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कि आपको मेंशन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सबसेक्शन 68 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बता रहे हैं प्राइवेट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि अपने आर्टिकल्स से, अब विच बाय इट्स आर्टिकल्स का मतलब समझिएगा। एक प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए जो होता है वो किसी भी कंपनी का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना? चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो क्या बताते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन करते हैं। अब एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एक प्राइवेट कंपनी के एओए में इंपॉर्टेंट है कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड हो, तभी वो एक प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। कभी भी अगर एक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से ये कंडीशंस हटा दी जाती हैं, उस दिन से वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। यानी कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ पब्लिक कंपनी तो उसमें, उस केस में आपको एओए में से ये रेस्ट्रिक्शंस क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। समझ में आया ये लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन ये कह रही है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि अपने आर्टिकल्स में ये सारे रेस्ट्रिक्शंस पुट करती है, जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारे रेस्ट्रिक्शंस डालती है। ठीक है, अब पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला रेस्ट्रिक्शन है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, राइट? इसका मतलब समझाइए।
आपने जब फीचर्स पढ़े थे एक कंपनी के, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो आपने फ्री ट्रांसफरेबिलिटी पढ़ा था, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स, करेक्ट है? उसका मतलब क्या होता है? क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को? फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी से बिना पूछे आसानी से सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स जो है वो सेल कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, करेक्ट है? जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, आप आसानी से, आपने भाई पेटीएम के, जोमेटो के शेयर्स होल्ड करके रखे, आज आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, आपने क्या किया, आप अपने ऐप पर गए, आपने सेल पे डाल दिया एंड आपका 2 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आ गया, करेक्ट है? यही होता है, आपने किसी से पूछा नहीं, करेक्ट है? इसका मतलब क्या हुआ, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब प्राइवेट कंपनी के केस में ये कह रहे हैं देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। अब वो रेस्ट्रिक्शन यहां पर सिर्फ इतना लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। हाँ, प्रोहिबिट नहीं किया है, रेस्ट्रिक्शन डाला है, एकदम करेक्ट, ठीक है? अब प्रोहिबिट नहीं किया है, रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो रेस्ट्रिक्शन क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, करेक्ट है? रेस्ट्रिक्शन आखिर क्या है? मतलब क्या ये है कि मैं प्राइवेट कंपनी में अगर शेयर्स खरीदूंगी तो मैं शेयर्स कभी सेल ही नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऐसा रहता है कि आप अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अब आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो सेल करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, करेक्ट है? आपको अपना पैसा बाहर निकालना है, तो आपको पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उस प्राइवेट कंपनी के, उनको ऑफर करना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना प्राइवेट कंपनी के, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है? और आप उन्हें ऑड लॉट्स में ऑफर नहीं कर सकते, आप उन्हें ऑड लॉट में ऑफर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऑफर क्या, सॉरी, वो लोग नहीं कह सकते कि यार इतना मुझे दे दे, इतना ऐसे दे दे, इतना इतना बाकी का तू देख लेना। जैसे आपका 10 लाख रुपया लगा है, उसने बोला 2 लाख ले लूंगा, 8 लाख का तू देख लेना, नहीं, ये नहीं चलेगा। जो बायर है वो भी अग्री करना चाहिए कि 10 लाख है तो पूरा 10 लाख लेने के लिए तैयार हो। 10 लाख, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है ना। आपने क्या किया भाई, आपने पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग, आपके पास 5,000 शेयर्स हैं, सामने वाले ने बोला मैं 500 ही लूंगा, नहीं, ठीक है? अगर सामने वाला पूरा लॉट लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप भी मना कर सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना है कि प्राइवेट कंपनी के केस में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करना पड़ेगा, और वो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो भी ऑड लॉट में नहीं रिसीव कर सकते हैं। उनके लिए भी ये कंडीशन है कि भैया तुमको लेना है तो पूरा लेना है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नहीं मिल रहा आपको एग्जिस्टिंग कंपनी में आपके शेयर्स लेने के लिए, देन यू कैन ऑफर दीज शेयर्स आउटसाइड। समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप पहले घर वालों से पूछिए, और घर वाले मना कर देते हैं तो फिर आप बाहर जा सकते हैं, करेक्ट है? ठीक है? जैसे आप अपना खुद का घर बेच रहे हैं तो पहले अपने भाई को पूछिए तुझे खरीदना है क्या, उसके बाद बाहर वाली पार्टी को पूछने चाहिए, बस वही वाला काम है, ठीक है? याद रहेगा ये, है ना? तो यहाँ पर क्या है, पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी तो है लेकिन फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं, ठीक है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, कितने होंगे, 200, ठीक है? यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड है, कितने, 200। लेकिन पब्लिक कंपनी बनाते हो तो वहां पर अनलिमिटेड मेंबर्स आप रख सकते हैं, करेक्ट है? यहाँ पर एक ये रेस्ट्रिक्शन भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं वो कितने होंगे, 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स आपके नहीं हो सकते, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अच्छा 1% कंपनी के केस में ऑब्वियसली एक ही होगा, करेक्ट है? और डायरेक्टर्स 1% कंपनी के केस में
डायरेक्टर्स, डायरेक्टर बेसिकली 1% कंपनी का मतलब है कि मेंबर एक होगा। डायरेक्टर के ऊपर एज सच रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। डायरेक्टर कौन होता है कंपनी का? एम्प्लॉय होता है। डायरेक्टर कौन होता है? कंपनी का एम्प्लॉय होता है। मैंने आपको शुरुआत में भी ये चीज बताई थी। ठीक है, चलिए, तो हम अभी 1% कंपनी जब डिटेल में लेंगे तब मैं आपको और बताऊंगी। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट when two or more person hold one or more shares in a company jointly, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंट शेयर्स रखे हुए हैं साथ में, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही क्या हुआ, दो लोगों के नाम पर एक ही शेयर है, दो लोगों के नाम पर एक ही शेयर है। ठीक है, तो ऐसे केस में उन्हें सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। ऐसे केस में उन्हें सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वो लोग जो इस कंपनी में एम्प्लॉय, वो लोग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि आज जो लोग कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो लोग प्लस ऐसे लोग जो कि कंपनी में पहले एम्प्लॉय थे और एम्प्लॉय रहते दौरान उन्होंने कंपनी के शेयर्स भी होल्ड करके रखे हुए थे, और आज ये कंपनी छोड़ने के बाद, यानी नौकरी छोड़ने के बाद भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स उनके पास में हैं। फिर से क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि आज कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और ऐसे लोग जो कि पहले कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, जो कि पहले कंपनी के एम्प्लॉइज थे, प्लस इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हुए थे। ठीक है, और अब क्या हुआ है भाई, ऑब्वियसली पहले थे मतलब अब वो नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर्स तो अभी भी उनके पास में है। ठीक है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि आप जब टोटल 200 लोग गिनोगे ना मैक्सिमम, उन 200 लोगों की गिनती करते वक्त आपको कंपनी के एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है, आपको एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है। एक्स एम्प्लॉइज जिनके पास में शेयर्स हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉइज जिनके पास में कंपनी के शेयर्स हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। कब काउंट नहीं करेंगे? whenever you are counting maximum limit of 200 members, नो, तो उस काउंटिंग में 200 मेंबर्स की काउंटिंग में ये एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है। याद रहेगा? पक्का? चलिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है? दिस कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक को, ये इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक को to subscribe for any securities of the company. Now let us understand what does this mean, invitation. Invitation का मतलब क्या होता है? आपके घर में जब कोई फंक्शन होता है, आपके घर में जब कोई शादी होती है, तो वो शादी के लिए आप लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं? कार्ड भेजते हो, शादी का कार्ड भेजते हो, है ना? अब जब एक कंपनी को लोगों को इनवाइट करना होता है कि आइए हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, ठीक है, तो ऐसे केस में वो कैसे इनवाइट करती है? बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, करेक्ट, बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, इनविटेशन कैसे देती है कंपनी लोगों को? बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो यहां आपको बोला है कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। वाई? बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है, एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे आपको पैसा उठाना है। आप कोई भी प्रोस्पेक्टस, आप जनरल पब्लिक से पैसा नहीं उठाओगे, आप लेटर ऑफर लेकर नहीं आओगे, आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आओगे। यही तो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, क्योंकि आप एक छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, आप जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। तभी तो कंप्लायंसेस यहाँ पर कंपैरेटिवली
कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है। जब एक पब्लिक कंपनी बन जाते हैं आप, तो आपके ऊपर कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आप लोगों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है भाई, आपने अपना खुद का पैसा लगाया है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, बैंक लोन है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। लेकिन जनरल पब्लिक का पैसा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं होता है। लेकिन जब आप एक पब्लिक कंपनी बन जाते हैं, इनफैक्ट जब आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी बन जाते हैं, तो आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन ज्यादा आ जाता है, सिंपली बिकॉज आपने जनरल पब्लिक का पैसा हाथ में ले रखा है। तो आपको बताना पड़ेगा दैट हाउ आर यू यूजिंग दैट मनी। करेक्ट? राइट? यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज ओनली नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि लिमिटेड है 200 तक। यानी कि कंपनी डिबेंचर्स तो कितने भी इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स कितने भी इशू कर सकती है। करेक्ट? अब इसका मतलब, डेट का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? उधार। ठीक है, उधार लेना। यानी कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसके बदले में वो पैसा जो डिबेंचर्स इशू करके उठाया है कंपनी में, उससे ओनरशिप मिलेगी क्या डिबेंचर होल्डर को? नहीं। ओनरशिप मिली क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा बदले में? इंटरेस्ट। शार्क टैंक देखते हो ना, शार्क टैंक देखना शुरू किया, वहां पर वो लोग बोलते हैं ना 14% डेट, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, इसके बदले में 14% का इंटरेस्ट लेंगे। करेक्ट है? और जब डेट इशू किया जाता है, अच्छा, जो बेसिकली इन्वेस्टी होता है, जो पैसा लेता है, वो भी कई बार डेट को प्रेफर करता है। अगर वो अपनी कंपनी में ओनरशिप ज्यादा डाइल्यूट करना नहीं चाहता है, तो वो डेट एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही उसे इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है? करेक्ट है? तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के केस में आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है, डिबेंचर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स कितने भी इशू कर सकते हैं, कितने भी लोगों को आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि डेट के थ्रू कोई भी प्राइवेट कंपनी आसानी से जितना चाहे उतना पैसा उठा सकती है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। करेक्ट? Next, the only condition being that invitation to the public to subscribe for debentures is prohibited. हाँ, आप क्या इनवाइट नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को कि आइए भाई, दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, आप पैसे लगा सकते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, अगले 5 साल में हम अपने आप को यहाँ देखते हैं। तो यू नॉट एडवर्टाइज योर सेल्फ इन द मार्केट लाइक दैट। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कुछ इस तरीके से चेंज करती है कि अब उन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उन आर्टिकल्स में अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस आपने ऊपर पड़े वो कंटिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें हटा दिया गया है, तो क्या होगा? तो वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। यानी ये रेस्ट्रिक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके आर्टिकल्स में ये रेस्ट्रिक्शंस मस्ट है मेंशन होना। करेक्ट? ठीक है? अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उस दिन से वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है? नेक्स्ट, the words private limited must be added at the end of the name of the company. Why? Because हमें पहचानने में आसानी रहे। करेक्ट है? अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, so that हम आसानी से पहचान सके कि कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, नेक्स्ट इनका कहना है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। सबसे पहले ये जो पर्पस है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा लोग, यानी मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए? 2। मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम।
बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। इस लाइन का मतलब समझिएगा, जो भी लोग शुरुआत में ये कंपनी बना रहे हैं उन्हें अपना नाम सब्सक्राइब करना पड़ता है टू दी मेमोरेंडम। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसका एक लास्ट पेज होता है जिसे हम सब्सक्राइबर पेज कहते हैं, ठीक है। वहां पर लिखा होता है कि दो मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई है, तो ये दो मेंबर्स का वहां नाम लिखा होगा, इन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं इस कंपनी में, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, ये डिटेल यहाँ पर सब्सक्राइबर पेज पे क्या होती है, मेंशन होती है। ऑब्वियस है ना, जो मेंबर्स हैं उनमें शेयर होल्डिंग डिवाइडेड होगी ना, तो वो शुरुआत में किसने कितने शेयर होल्ड किए हैं वो सब्सक्राइबर पेज पर आपको लिखना पड़ेगा by subscribing their names to the memorandum of association। बिकॉज आपकी जो कैपिटल है दैट 50-50 डिवाइड की है आपने, 20-80 की है, कैसे की है, दैट मस्ट बी मेंशन here on the last page of the memorandum of association which is known as subscriber page। क्लियर है इस लाइन का मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, and complying with the requirement of this act in respect of registration। obviously जो भी incorporation process है वो आपको comply करना पड़ेगा। okay, next क्या कह रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी shall have a minimum of 2 directors। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। the only 2 members may also be the 2 directors of the private company। जो 2 members ने मिलकर, मिनिमम 2 members required है, करेक्ट है, यही 2 members क्या बन सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, फ्लिपकार्ट, ओला, कैरेट लेन, जोमैटो, मेक माई ट्रिप। हालांकि जोमैटो का तो आईपीओ आ चुका है, मेक माई ट्रिप ये पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब तो ये अपने आईपीओ लेकर आ चुकी है। पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आ गई, पब्लिक में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। एक बार क्विकली पूरा प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे, कोई भी डाउट है तो पूछिए फटाफट, एक एक लाइन, ये मतलब बेस है आपका, है ना। अब ये हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, हम बार बार सिर्फ यही बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। आपको ये रेस्ट्रिक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि बाय हार्ट होने चाहिए। हाँ, मैं ये सेकंड चैप्टर भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। आप लोगों को वैसे तो प्रॉपर बुक मिलेगी अभी नोट्स की, वो प्रिंट होकर आएगी, आई थिंक विद इन अ वीक आ जानी चाहिए। तब तक मैं आपको ये सेकंड चैप्टर अलग से दे दूंगी। पढ़ना है, हाँ तो बोलो बेटा ऐसा। नीचे करूं, नीचे करूं,
क्लियर? एनी डाउट? एवरीवन पक्का? बढ़ूं आगे? कुछ पूछूं? कल पूछूंगी। कल अब हम ये करेंगे शुरुआत के 5 से 10 मिनट में जो प्रीवियस डे हमने पढ़ा है मैं वो क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो कल अभी तक का पढ़ा हुआ चैप्टर 1 और आज जितना पढ़ा है उतना आप पढ़ के आएंगे। ये रोज की एक्सरसाइज रहेगी बिना बोले, बिना बोले, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बड़ा सिंपल है, ठीक है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखिए आप क्या बोल रहे हैं ये लोग। पब्लिक कंपनी क्लॉज 71 ऑफ सेक्शन 2 में बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बस बात खत्म, ठीक है? जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट कोई भी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है, ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन व्हेन ये सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर हुई है। फिर से बोलूं, एक पब्लिक कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, बस, ठीक है? लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, और क्या याद रखनी है? ये याद रखना है कि किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब ये है कि एक पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है ना, उसे सारे कंप्लायंसेस वो सारे करने पड़ते हैं जो कि एक पब्लिक कंपनी को करने पड़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। स्टिल उसको माना जाता है कि वो क्या है? एक पब्लिक कंपनी ही है, ठीक है? समझ में आया? क्या याद रखना है अपने को? पब्लिक कंपनी तो सिंपल है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, लेकिन एक सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है? नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, लेकिन यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड है वो कितने हैं? 7। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड आर 7 मेंबर्स, ठीक है? बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब्सक्राइबर पेज पे मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए, कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, व्हाटएवर कंप्लायंसेस आर देयर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यू नीड टू कंप्लाई देम, राइट? In principle, any member of the public who is willing to pay the price may acquire shares or debentures of the company. यहाँ पर कोई restriction नहीं है, जनरल पब्लिक का कोई भी मेंबर क्या कर सकता है? इसके शेयर्स ले सकता है, पैसे दीजिए और इस कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। There is no restriction, right? In fact, the securities of a public company may be quoted on a stock exchange. The चलिए नेक्स्ट, क्या क्या हो गया? तुम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई 3-4 दिन में यार, ना? बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? यस, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7, ठीक है? इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? इन प्रिंसिपल कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ के शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। एनी रैंडम पर्सन जनरल पब्लिक में से क्या कर सकता है? कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। अच्छा, और ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या हो सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, एनएससी बीएससी पर इनकी लिस्टिंग हो सकती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
just give me a moment. ओके, नेक्स्ट है कि भाई या द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड टू 200. जितने मेंबर चाहिए उतने मेंबर लेकर आइए, जितने मेंबर चाहिए, जितने मेंबर से जितने पैसे चाहिए लेकर आइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर पैसा आपको जितना चाहिए मार्केट से आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन लगाने वाले भी तो रेडी होने चाहिए ना, है ना। ऐसे नहीं होगा कि चाहिए मतलब आपने बोला और मिल गया। ओके, नेक्स्ट, the securities or other interest of any member in a public company shall be freely transferable. यानी पब्लिक कंपनी में वो वाला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछो, पहले उन्हें ऑफर करो। ठीक है, आपका मन है भैया मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे मेरे शेयर्स बेचने, आप उनको आसानी से किसी से बिना पूछे बेच सकते, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी जो होती है वो फ्री होती है, द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर स्नैपडील, पीएनजी, रिलायंस, गोदरेज, ऑल दीज आर पब्लिक कंपनीज, राइट। चलिए एक बार क्विकली रीडिंग मारेंगे पब्लिक कंपनी। रीडिंग सच में मारनी है बेटा, रीडिंग मारनी है। व्हाई डू यू सीम टू बी लॉस्ट? एकदम से यू गेट लॉस्ट। हाँ, कितनी भी बार पढ़ाओ फिर से पढ़ना है, क्लास में फिर से पढ़ना है, मैं जो बोल रही हूँ वो करना है, मतलब करना है। कहाँ खो जाती है पता नहीं ख्यालों में अचानक। नहीं, यू आर समवेयर एल्स। आई एम टेलिंग यू, यू आर समवेयर एल्स। बता रही हूँ मैं। ऐसा क्यों भाई? चाय वाय पी के आओ, नाश्ता करके आओ। द पीजी, द पीजी प्रॉब्लम क्या 10:30 पे? फिर तो ये बड़ी समस्या है, इस पे तो काम करना पड़ेगा तुम्हें। कल से ना तो इधर पे बैठना है, इधर पे। ठीक है, यहाँ कोने में दीवार से टिक के ऐसे आराम वाली पोजीशन में बिल्कुल मत बैठना, यहाँ पे चाहिए मेरे को बीच में बिल्कुल। ठीक है, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल आप प्रोविजंस पर ध्यान दीजिए, है ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप सी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बट आई रेफर कि आप जब पॉइंटर्स में लिखते हैं तो आसानी से आपका हर एक दिखता है डिटेल ऑफ द आंसर पैराग्राफ। हाँ, और आपके लिए फ्रेमिंग इजी हो जाती है, आंसर की फ्रेमिंग इन पॉइंटर्स इजी हो जाती है इन कंपैरिजन टू पैराग्राफ। अगर आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी अभी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, पॉइंटर्स में ही लिखना चाहिए। अरे तो रह जाए तो फिर तो नंबर कट जाएंगे, और क्या होगा, रह जाए तो फिर मतलब क्या है, तो नंबर काटेगा आदमी। तो तुम्हें फोन करके थोड़ी बताएगा अरे मैडम आ जाओ कंप्लीट कर दो इसको, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1% कंपनी। 1% कंपनी बेसिकली क्या है? ओपीसी। ओपीसी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें एक अकेला व्यक्ति भी अब क्या कर सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया भाई हमारे यहाँ इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं जो ऐसा प्रोपराइटर काम कर रहे हैं, है ना। और प्रोपराइटर का मतलब जनरली ये समझा जाता है कि भाई जहाँ कैपिटल कम है, बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा है, बट यार ऐसा केस नहीं है। हर प्रोपराइटर इज नॉट वर्किंग लाइक दैट वे। बहुत अच्छे पैसे के साथ में प्रोपराइटर्स काम कर रहे हैं। तो भाई उनके लिए कहा गया कि हम चाहते हैं कि ये सेक्टर, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होने का, जिसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया 1% कंपनी का। कि भाई आप प्रोपराइटर हैं, आप अकेले काम करते हैं, तो भाई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए वगैरह वगैरह। हम आपके लिए आपको सूट करने जैसा ही प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, विच इज अ 1% कंपनी, जहां पर आप अकेले रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पर 1% कंपनी में कंप्लायंसेस, कॉस्ट, सब कुछ बहुत कम रखा गया। वाई? बिकॉज ये कहा गया कि जो लोग बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा विदाउट द बर्डन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंप्लायंस कॉस्ट, या फिर जो भी कंप्लायंसेस आपके रहते हैं उसमें भी दिमाग लगाना, साल भर ये करना है, वो करना है, मीटिंग करना है, फलाना दिन का, ये सब भी करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्योंकि जो छोटा ट्रेडर है वो इन सारे ट्रैप्स में फंसना नहीं चाहता कि भाई मुझे मेरा काम करना है, मुझे ये कंप्लायंसेस करने के लिए नहीं बैठना है। एंड इनफैक्ट वो तो ये कह रहा है कि पैसा मेरे पास है ही सही, मुझे बाहर से पैसा भी नहीं चाहिए, तो मैं ये सारे कंप्लायंसेस आखिर क्यों कर। करेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कन्वर्ट हो इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और इसलिए उन्होंने बढ़ावा दिया कि भाई 1% कंपनी में जो प्रोपराइटर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, खुद को कन्वर्ट करना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब आप नंबर्स चेक करेंगे एमसीए पे तो इतने कन्वर्जन्स नहीं हुए। ठीक है, जिस मोटिव के साथ में ओपीसी को लाया गया था वो मोटिव फुलफिल एज सच हुआ नहीं है। प्रोपराइटर्स ने खुद को कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों कन्वर्ट नहीं किया? ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। बहुत बढ़िया बात बोली इनने कि ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। ठीक है, जैसे वी पीपल आर ऑल्सो प्रोपराइटर्स, राइट, हमने भी खुद को कन्वर्ट नहीं किया। मैं जितने इनने कंप्लायंस बोले उतने भी क्यों करूं, उतने भी क्यों करूं। करेक्ट है। अब यहां पर कंप्लायंसेस के साथ साथ जरूरत क्या है? अगर मुझे बैंक लोन चाहिए होता तो मुझे जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि एज अ प्रोपराइटर बैंक मुझे सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन एज अ कंपनी मुझे क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा के एंड एवरीथिंग। लेकिन वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फिर मैं इस पछड़े में आखिर क्यों फंसूं? एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द सेम। प्लस मैं क्यों अपना लेखा जोखा बाहर पब्लिक में बताऊं, आरओसी को बताऊं? जो मेरा है वो मेरा है, किसी और को कुछ भी बताने की जरूरत क्या है? सो अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द मोस्ट सेफ बिजनेस। ठीक है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो, अगर आप अकेले काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में पैसा है पूरा, तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। और इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट नहीं होता है। राइट? ठीक है, चलिए। अच्छा, मेरा फोन बंद हो चुका है, टाइम हो जाए तो मुझे बता देना है ना। 4 मिनट बचे हैं। हाँ, 4 मिनट बचे हैं। नहीं हो गए। चलिए, 1% कंपनी में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि 1% कंपनी इज अ वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है, वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली। यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी? कंपनी की। मेंबर की लाइबिलिटी रहेगी क्या? नहीं, मेंबर की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक ओपीसी का, वहां पर एक नॉमिनी का नाम लिया जाता है। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब क्या है?
that in the event of death of the prime member we will continue. करेक्ट है। अब इस नॉमिनी से रिटर्न कंसेंट भी लिया जाता है। करेक्ट है कि हाँ भाई आगे चलकर मैं अपनी सहमति देता हूं कि अगर ये नहीं रहते हैं तो इनके बदले ये बिजनेस को मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार। करेक्ट है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इनका कहना है कि भाई आपको यहाँ पर ये मेमोरेंडम में पूरा डिटेल अबाउट दी नॉमिनी आरओसी को बताना पड़ता है। ये नॉमिनी का पूरा डिटेल किसे बताना पड़ता है, आरओसी को बताना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दी ओपीसी अलोंग विद एमओए एंड एओए। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, ओपीसी का मतलब क्या है, जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर होता है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर आरओसी को जब एमओए और एओए फाइल किया जाता है तब आपको अपने नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है, हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर विल कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। करेक्ट है। प्लस हाँ आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी मना कर सकता है कि मेरे को नहीं रहना, आप भी हटा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फंस गए तुम, वो वाला काम नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हर एक 1% कंपनी अपने नाम के आगे ओपीसी जरूर ऐड करे। जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट कंपनी लिखना जरूरी है, वैसे 1% कंपनी के आगे आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखना जरूरी है। ठीक है, बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। ओके, मतलब जहां भी आप अपना नाम लिख रहे हो ओपीसी लिखना जरूरी है, हमें समझ आना चाहिए कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये क्या है, एक ओपीसी है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जब हम रूल्स की बात करते हैं अबाउट ओपीसी, इनकॉर्पोरेशन रूल्स की बात करते हैं, तो वहां कहा गया है कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन एंड एन इंडियन सिटीजन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या है, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज, यानी जो पिछले साल कम से कम 120 दिन यहाँ पर रहा हो, वो है रेसिडेंट इन इंडिया। यानी कोई भी व्यक्ति इनकॉर्पोरेट कर सकता है 1% कंपनी इफ ही इज अ नेचुरल पर्सन और वो क्या हो, रेसिडेंट इन इंडिया। इनफैक्ट नॉमिनी के लिए भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है, नॉमिनी के लिए भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है, यानी कि एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या एक ओपीसी बना सकती है, एक कंपनी ओपीसी बना सकती है, एक कंपनी मेंबर हो सकती है ओपीसी में। क्या पढ़ा अपन ने, ओनली अ नेचुरल पर्सन, व्हाट इज मेंट बाय अ नेचुरल पर्सन, यू मी। करेक्ट, नेचुरल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आया, क्या समझ में आया, हाँ, और रेसिडेंट इन इंडिया, चाहे आपको मेंबर बनना हो चाहे आपको नॉमिनी बनना हो, दोनों ही केसेस में यू मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। करेक्ट, दीज आर सम बेसिक कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड जब भी आप एक ओपीसी बना रहे हैं तब। ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया की कंडीशन क्या है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में कम से कम कितने दिन रहे हो, 120 दिन इंडिया में रहने चाहिए। क्लियर, यहां तक पक्का। ओके, इसके बाद से आगे कल कंटिन्यू करते हैं, यहां तक कल पढ़कर आइएगा। ठीक है, पक्का।